जरा सोचिए, एक ऐसे डेटाबेस के बारे में जो खुद सोच सकता है। अच्छा, ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग रहा है। हाँ बिल्कुल। मतलब आमतौर पर जब हम किसी पारंपरिक रिलेशनल डेटाबेस या एसक्यूएल सर्वर के बारे में बात करते हैं तो नियम बहुत सीधे होते हैं। सही कहा। जो डेटा हमने टेबल में डाला है बस वही डेटा हमें वापस मिलेगा। लेकिन क्या हो अगर हम किसी सिस्टम में सिर्फ ये फीड करें कि अ जो है वो ब का पिता है ठीक है। और ब स का पिता है, और बिना हमारे कोई नया कोड लिखे या नया डेटा डाले वो सिस्टम खुद ब खुद ये समझ ले कि अ दरअसल स का दादा है। अरे वाह, ये तो सच में दिमाग चकरा देने वाला है ना? आज की ये गहन चर्चा सिर्फ डेटा को स्टोर करने के बारे में नहीं है। आज हम डेटा के भीतर छिपे अर्थ को, मतलब उसके सिमेंटिक को समझने वाली तकनीक के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल, और मैं इस विषय को लेके बहुत उत्साहित हूँ। तो आज हम सिमेंटिक वेब की वास्तुकला में गहराई से उतरने वाले हैं। हम जानेंगे कि कैसे प्रोटेजे और स्पार्कल जैसे टूल्स डेटा साइंस की दुनिया के नियम बदल रहे हैं। और ये विषय आज के समय में इसलिए भी इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे पास डेटा की कोई कमी नहीं है। हर दिन पेटाबाइट्स में डेटा उत्पन्न हो रहा है। हाँ, हर तरफ बस डेटा ही डेटा है। लेकिन उस डेटा का तब तक कोई खास उपयोग नहीं है जब तक कि हम अलग-अलग डेटा पॉइंट्स के बीच के संबंधों को ना समझें। एकदम सही बात है। जब हम सेमांटिक वेब की बात करते हैं तो हमारा लक्ष्य एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना होता है जहां मशीनें इंसानों की तरह ही जानकारी के संदर्भ और अर्थ को समझ सकें। इस पूरी जटिल प्रक्रिया को डिकोड करने के लिए चलिए एक रूपक से शुरुआत करते हैं। हाँ, रूपक से समझना हमेशा आसान होता है। बताइए, मान लीजिए कि ये जो सेमांटिक वेब है ये दुनिया की सारी जानकारियों से भरा एक बेहद विशाल और जटिल पुस्तकालय है। ठीक है, एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी। बिल्कुल। इस रूपक में प्रोटेजे उस पुस्तकालय का मास्टर ब्लूप्रिंट या आर्किटेक्चरल नक्शा है। अच्छा। यह नक्शा तय करता है कि ज्ञान की संरचना कैसे होगी। और जो स्पार्कल है वो उस लाइब्रेरी का एक सुपर स्मार्ट लाइब्रेरियन है जो इस जटिल नक्शे को पूरी तरह समझता है। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। हम उस लाइब्रेरियन से कोई बेहद घुमावदार सवाल पूछ सकते हैं और वो तुरंत उन किताबों और विषयों के बीच के आपसी संबंधों को नेविगेट करके एकदम सही जवाब निकाल लाता है। इस पुस्तकालय वाले रूपक को अगर हम तकनीकी धरातल पर उतारें तो सबसे पहले हमें उस ब्लूप्रिंट यानी प्रोटेजे की कार्यप्रणाली को समझना होगा। बिल्कुल, उसके बिना तो बात आगे बढ़ेगी ही नहीं। तो प्रोटेजे मूल रूप से एक ओपन सोर्स ओंटोलॉजी एडिटर है। अब जो लोग रिलेशनल डेटाबेस पर काम करते हैं उन्हें अक्सर लगता है कि ओंटोलॉजी भी बस एक एडवांस स्प्रेडशीट जैसी कोई चीज होगी। हाँ, या फिर एसक्यूएल स्कीमा जैसी। हाँ, यही वो पॉइंट है जहां अक्सर कंफ्यूजन होता है। एकदम सही कह रहे हैं आप। लेकिन इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अगर हम एक पारंपरिक स्प्रेडशीट या एसक्यूएल टेबल की बात करें तो वो एक बहुत ही सख्त ढांचे में बंदी होती है ना? हाँ, रोज एंड कॉलम्स में। बिल्कुल, पंक्तियां हैं, कॉलम है। अगर हमें कल को डेटा में कोई नया संबंध या नई प्रॉपर्टी जोड़नी हो तो हमें पूरा डेटाबेस स्कीमा बदलना पड़ता है। और उससे सिस्टम के क्रैश होने या डाउन टाइम का भारी खतरा रहता है। हाँ, लेकिन ओंटोलॉजी का ढांचा तो बिल्कुल अलग काम करता है। वो स्प्रेडशीट जैसा तो कतई नहीं है। एकदम अलग है। रिलेशनल डेटाबेस में संबंध अक्सर फॉरेन कीज के जरिए टेबल के बीच छिपे होते हैं, लेकिन प्रोटीजे में बनाई गई एक ओंटोलॉजी किसी विशाल ग्राफ या नेटवर्क की तरह काम करती है। अच्छा, एक नेटवर्क की तरह? हाँ, यहाँ संबंधों को प्रथम श्रेणी के नागरिक यानी फर्स्ट क्लास सिटीजन्स का दर्जा दिया जाता है। इसका मतलब है कि दो डेटा पॉइंट्स के बीच का रिश्ता उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि खुद वो डेटा। अरे वाह, मतलब डेटा से ज्यादा उनका आपसी कनेक्शन जरूरी है। बिल्कुल, और इसी ग्राफ स्ट्रक्चर को परिभाषित करने के लिए RDF यानी रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क का उपयोग किया जाता है। तो RDF वो भाषा है जिसमें ये नक्शा लिखा गया है? हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। RDF डेटा को एक बेहद लचीले फॉर्मेट में सेव करता है, जहां नया संबंध जोड़ने के लिए बस ग्राफ में एक नया नोड और एज जोड़ना होता है। मतलब पूरा स्कीमा बदलने की कोई जरूरत नहीं होती? बिल्कुल नहीं, ये बहुत डायनामिक है। लेकिन बात सिर्फ RDF तक सीमित नहीं है। जब हम प्रोटेजे में काम कर रहे होते हैं तो वहां भाषाओं का एक पूरा स्टैक होता है। हाँ, ये एक के ऊपर एक लेयर्स की तरह होता है। मैंने पढ़ा है कि RDF के ऊपर
RDFS होता है जो बेसिक शब्दावली देता है, और उसके भी ऊपर OWL होता है, वेब ऑन्टोलॉजी लैंग्वेज। आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। तो ये OWL ही वो परत है जो इस ऑन्टोलॉजी को सच में स्मार्ट बनाती है ना? हाँ, OWL ही वो इंजन है जो जटिल तर्कों को संभव बनाता है। OWL की मदद से हम सिस्टम को बता सकते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज सिमेट्रिक हैं। सिमेट्रिक? इसका कोई उदाहरण देंगी? जरूर। उदाहरण के लिए, अगर हम डेटाबेस में डालें कि राम श्याम का भाई है, तो सिस्टम अपने आप समझ जाएगा कि श्याम भी राम का भाई है। अरे वाह, मतलब हमें दोनों बातें अलग-अलग लिखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। या फिर हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हैं, जैसा कि आपने शुरू में दादा पोते वाले उदाहरण में बताया था। हाँ, वो दादा वाला उदाहरण। और यहीं पर वो रीजनिंग इंजन काम आता है जो प्रोटेजे के अंदर होता है। एकदम सही पकड़े हैं। अगर हम इस दादा पोते वाले उदाहरण से बाहर निकलकर किसी वास्तविक और गंभीर रिसर्च की बात करें, मान लीजिए कि कोई टीम कैंसर रिसर्च पे काम कर रही है। ठीक है, एक मेडिकल डेटा सेट की कल्पना करते हैं। उनके पास एक डेटा सेट है जिसमें लिखा है कि ड्रग ए का प्रभाव प्रोटीन बी पर पड़ता है, और दूसरे डेटा सेट में लिखा है कि प्रोटीन बी का संबंध कैंसर सी से है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है। रिलेशनल डेटाबेस में इन दोनों फैक्ट्स को जोड़ने के लिए हमें एक जटिल जॉइन क्वेरी लिखनी पड़ेगी। हाँ, और वो भी तब जब हमें पहले से पता हो कि हमें क्या खोजना है। बिल्कुल। लेकिन प्रोटेजे का रीजनिंग इंजन बैकग्राउंड में लगातार इन नियमों को प्रोसेस करता रहता है। मतलब वो खुद ही कनेक्शन ढूंढता रहता है। हाँ, वो खुद इस बात का अनुमान लगा लेगा कि ड्रग ए और कैंसर सी के बीच एक संभावित संबंध हो सकता है। सच में? बिना कोई स्पेसिफिक सवाल पूछे? जी हाँ, शोधकर्ताओं के बिना कोई स्पष्ट क्वेरी चलाए सिस्टम नए ज्ञान का निर्माण कर देता है। ये तो एक बहुत ही शक्तिशाली अवधारणा है। लेकिन जब ये ब्लूप्रिंट इतना जटिल और विशाल हो जाता है, जब करोड़ों नोड्स और एजेस बन जाते हैं, तब इस महासागर में से वो एक विशिष्ट जानकारी कैसे निकाली जाए? और यहीं से हमारी कहानी में स्पार्कल की एंट्री होती है। हाँ, हमारा सुपर स्मार्ट लाइब्रेरियन। बिल्कुल। स्पार्कल यानी SPQURQL, प्रोटोकॉल एंड RDF क्वेरी लैंग्वेज, इन RDF डेटाबेसेस से डेटा निकालने की स्टैंडर्ड भाषा है। इन RDF डेटाबेसेस को अक्सर ट्रिपल स्टोर्स भी कहा जाता है ना? हाँ, क्योंकि स्पार्कल की पूरी वास्तुकला ट्रिपल पैटर्न मैचिंग के इर्द गिर्द घूमती है। ट्रिपल पैटर्न मैचिंग, ये क्या होता है? RDF में हर जानकारी को 3 हिस्सों में तोड़ा जाता है: सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट। स्पार्कल क्वेरी भी इसी संरचना की नकल करती है। अगर हम स्पार्कल के सिंटैक्स को देखें तो इसमें मुख्य रूप से एक सिलेक्ट क्लॉज होता है जो बताता है कि हमें कौन से वेरिएबल्स वापस चाहिए। हाँ, जैसे SQL में होता है। और एक वेयर क्लॉज होता है जहां हम अपने ट्रिपल पैटर्न को परिभाषित करते हैं, जैसे सिलेक्ट ऑथर और बुक, वेयर ऑथर रोट बुक। एकदम सही। देखने में ये भाषा के किसी साधारण व्याकरण जैसा ही लगता है। जब हम अरबों या खरबों डेटा पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, तो क्या ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला पैटर्न मैचिंग का तरीका बहुत धीमा नहीं हो जाएगा? ये सवाल बहुत से डेवलपर्स पूछते हैं। मतलब एक SQL डेटाबेस में तो इंडेक्सिंग होती है, वो सीधे मेमोरी के उस ब्लॉक पर जाता है जहां डेटा रखा है। हाँ, वो पॉइंटर सीधा वहीं ले जाता है। लेकिन एक विशाल नेटवर्क या ग्राफ में हर एक ट्रिपल को दूसरे ट्रिपल से मैच करना तो कंप्यूटिंग पावर की बर्बादी जैसा लगता है। क्या इतने बड़े स्केल पर यह तरीका अव्यवहारिक नहीं है? पहली नजर में ये एक जायज चिंता लगती है। अगर सिस्टम हर एक ट्रिपल को एक एक करके स्कैन करे तो ये सच में बहुत धीमा होगा। तो फिर ये काम कैसे करता है? ट्रिपल स्टोर्स इस तरह से काम नहीं करते। आधुनिक RDF डेटाबेस और स्पार्कल इंजन्स में बहुत ही उन्नत स्तर की ग्राफ इंडेक्सिंग होती है। ग्राफ इंडेक्सिंग मतलब ये पहले से ही सॉर्टेड रहता है? हाँ, वो डेटा को SPO, POS, OSP जैसे कई संयोजनों में पहले से ही अनुक्रमित करके रखते हैं। अच्छा, अलग-अलग परम्यूटेशंस में। बिल्कुल। इसलिए जब आप कोई स्पार्कल क्वेरी चलाते हैं तो इंजन पूरे डेटाबेस को स्कैन नहीं करता। वो सीधे ग्राफ के उस हिस्से में छलांग लगाता है जहां वो विशिष्ट पैटर्न मौजूद है। अरे वाह, ये तो बहुत स्मार्ट है। और फिर वहां से ग्राफ को ट्रैवर्स करना शुरू करता है। इसलिए अरबों नोड्स होने के बावजूद स्पार्कल की स्पीड अक्सर पारंपरिक डेटाबेस से कहीं तेज होती है जब बात जटिल संबंधों को खोजने की हो। ये काफी स्पष्टीकरण देता है। तो ग्राफ इंडेक्सिंग उस लाइब्रेरियन को इतनी तेजी से काम करने की ताकत देती है। हाँ, बिल्कुल। अब जब बुनियादी संरचना स्पष्ट है तो हमें ये भी समझना होगा कि वास्तविक दुनिया के सवाल
सिर्फ किसने कौन सी किताब लिखी जितने सीधे नहीं होते। सही कहा। रिसर्चर्स को डेटा को छानना, मापना और उसका विश्लेषण करना होता है। इसके लिए मैंने सुना है कि स्पार्कल में कुछ बहुत ही एडवांस्ड फीचर्स हैं, जैसे कि फिल्टरिंग और एग्रीगेशन। हाँ, और ये फीचर्स स्पार्कल को एक पूर्ण प्रोग्रामिंग टूल बनाते हैं। मान लीजिए कि किसी को सिर्फ उन्हीं लेखकों की सूची चाहिए जिनका जन्म 1900 के बाद हुआ हो, तो इसके लिए क्या करना होगा? तो हम वेयर क्लॉज के अंदर एक आसान सा फिल्टर लगा सकते हैं कि जन्म का वर्ष 1900 से बड़ा हो। अच्छा, ये तो काफी आसान है। और एग्रीगेशन भी एसक्यूएल की तरह ही काम करता है। हम काउंट का उपयोग करके ये गिन सकते हैं कि किसी विशेष बीमारी के कितने मरीज हैं। या फिर एवीजी का उपयोग करके उनकी औसत आयु निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही। और इन सब को प्रोटेजे के अंदर इस्तेमाल करना काफी व्यवस्थित है। कोई भी रिसर्चर प्रोटेजे के प्लगइन्स मेनू में जाकर स्पार्कल प्लगइन इंस्टॉल कर सकता है। हाँ, सेटअप बहुत सीधा है। उसके बाद अपना आरडीएफ डेटा लोड करके सीधे पैनल में जाकर ये सारी जटिल क्वेरीज लिखकर रन कर सकता है। लेकिन जब हम प्रोटेजे में स्पार्कल का उपयोग करने की बात करते हैं तो एक बहुत ही दिलचस्प तकनीकी सीमा सामने आती है। अच्छा, आप शायद डेटा को अपडेट करने की सीमा की बात करें? बिल्कुल। जब कोई भी सामान्य डेवलपर डेटाबेस टूल का उपयोग करता है तो उसे क्रूड ऑपरेशंस की उम्मीद होती है, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। हाँ, ये तो बेसिक अपेक्षा होती है। लेकिन प्रोटेजे के अंदर जो डिफॉल्ट स्पार्कल प्लगइन है वो पूरी तरह से रीड ओनली है। वो डेटा को केवल रिट्रीव कर सकता है। जी हाँ, आप उससे डेटा बदल नहीं सकते। अगर मुझे उस डेटा में कोई बदलाव करना है तो मैं वो स्पार्कल क्वेरी के जरिए नहीं कर सकता। इसके लिए स्पार्कल अपडेट नाम का एक अलग प्रोटोकॉल होता है जो इसमें समर्थित नहीं है। पहली नज़र में ये एक बहुत बड़ी खामी लगती है। ये एक ऐसा विषय है जिस पर अक्सर फोरम्स में काफ़ी बहस होती है। लेकिन अगर हम प्रोटेजे के मुख्य उद्देश्य को समझें तो ये कोई खामी नहीं बल्कि एक बेहद ज़रूरी सुरक्षा फीचर है। वो कैसे? मतलब डेटा ना बदल पाना सुरक्षा कैसे हुई? देखिए, प्रोटेजे कोई सामान्य डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। ये एक ऑन्टोलॉजी एडिटर है। इसका प्राथमिक काम उस जटिल तार्किक ढांचे को बनाना और सुरक्षित रखना है। अच्छा, उस ब्लूप्रिंट को बचाकर रखना। बिल्कुल। जब रीजनिंग इंजन बैकग्राउंड में काम कर रहा हो और हजारों नए नियमों का अनुमान लगा रहा हो, उस समय अगर कोई यूजर एक साधारण स्पार्कल क्वेरी के जरिए डेटा में हेरफेर कर दे तो सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगा। हाँ, वो गलती से ऑन्टोलॉजी के बुनियादी नियमों को तोड़ सकता है। मतलब अगर किसी ने गलती से ऐसा डेटा अपडेट कर दिया जो OWL के नियमों के खिलाफ जाता है तो पूरा का पूरा लॉजिकल स्ट्रक्चर ही ढह जाएगा। ठीक कहा आपने। इसलिए प्रोटेजे में ऑन्टोलॉजी का प्रबंधन और डेटा की पुनर्प्राप्ति को जानबूझकर अलग-अलग रखा गया है। अच्छा, अब समझ में आया। आप ग्राफ के आर्किटेक्चर को ऑन्टोलॉजी एडिटर के विजुअल इंटरफेस से बदलते हैं ताकि सिस्टम तुरंत किसी भी तार्किक विसंगति को पकड़ सके, और स्पार्कल का उपयोग केवल उस सुरक्षित डेटा को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। समझ गया। ये वैसा ही है जैसे आप किसी को बिल्डिंग का नक्शा पढ़ने की इजाजत तो दे रहे हैं, लेकिन नक्शे में नए कमरे बनाने के लिए आर्किटेक्ट की मंजूरी जरूरी है। बहुत ही शानदार रूपक है ये। अब जब हम क्वेरीज की बात कर रहे हैं तो क्या हम बस कोई भी क्वेरी लिखकर सिस्टम में डाल सकते हैं? मेरा मतलब है, जब हम इतने भारी ग्राफ डेटाबेसेस से डील कर रहे हों तो खराब तरीके से लिखी गई एक क्वेरी पूरे सिस्टम को फ्रीज कर सकती है ना? बिल्कुल। इसलिए हमें सर्वोत्तम प्रथाओं यानी बेस्ट प्रैक्टिसेस और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन पर ध्यान देना ही होगा। ये सिमेंटिक वेब के क्षेत्र में काम करने वाले हर इंजीनियर के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो इसमें सबसे पहला नियम क्या होना चाहिए? स्पार्कल में प्रदर्शन को ऑप्टिमाइज करने का सबसे पहला नियम है अपने ट्रिपल पैटर्न को जितना हो सके उतना विशिष्ट रखें, स्पेसिफिक रखें। हाँ, अगर आप क्वेरी में बहुत सारे अनबाउंड वेरिएबल्स छोड़ देते हैं तो सिस्टम को ग्राफ के बहुत बड़े हिस्से को स्कैन करना पड़ेगा। इस संदर्भ में मैंने एक चीज पढ़ी थी, ऑप्शनल क्लॉज के उपयोग को लेकर भी काफी चेतावनी दी जाती है। हाँ, ऑप्शनल क्लॉज बहुत ट्रिकी हो सकता है। स्पार्कल में ऑप्शनल का मतलब है कि अगर कोई विशिष्ट डेटा पॉइंट मौजूद है तो उसे ले आओ, और अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, बाकी का डेटा दिखा दो। ये सुनने में तो बहुत ही यूजर फ्रेंडली लगता है। लगता तो है, लेकिन फिर ये इतना खतरनाक क्यों है? क्योंकि कंप्यूटिंग के स्तर पर हर ऑप्शनल क्लॉज एक अलग ब्रांचिंग पाथवे बनाता है। अच्छा, मतलब उसे हर संभव रास्ता चेक करना पड़ता है। बिल्कुल। मान लीजिए आपने एक क्वेरी लिखी जिसमें 5 अलग-अलग ऑप्शनल शर्तें हैं।
इंजन को उन सभी संभावित संयोजनों का हिसाब रखना पड़ता है। अरे बाप रे, ये तो बहुत सारा काम हो गया मशीन के लिए। हाँ, इससे मेमोरी पर भारी दबाव पड़ता है और कभी-कभी ये एक कार्टेशियन प्रोडक्ट की स्थिति पैदा कर देता है जहां परिणाम घातीय रूप से बढ़ जाते हैं और सर्वर क्रैश हो सकता है। समझ गया। इसलिए जब तक नितांत आवश्यक ना हो, ऑप्शनल क्लॉज के उपयोग से बचना चाहिए। बिल्कुल सही। एक और बहुत ही व्यवहारिक सलाह जो डेवलपर्स को दी जाती है वो है इंक्रीमेंटल टेस्टिंग और जटिल क्वेरीज को छोटी सब क्वेरीज में तोड़ना। सब क्वेरीज का मतलब है एक क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी को नेस्ट करना। हाँ, लेकिन सब क्वेरीज के साथ भी वही सावधानी बरतनी होती है। वो कैसे? अंदर वाली क्वेरी पहले चलती है और वो एक अस्थायी परिणाम सेट बनाती है जिस पर फिर बाहर वाली क्वेरी काम करती है। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप। हाँ, अगर अंदर वाली क्वेरी को सही से फिल्टर नहीं किया गया है तो वो इतना बड़ा अस्थायी सेट बना देगी कि बाहर की क्वेरी उसे प्रोसेस ही नहीं कर पाएगी। इंक्रीमेंटल टेस्टिंग की इस पूरी प्रक्रिया को हम एक शेफ के रूपक से समझ सकते हैं। शेफ का रूपक? ये दिलचस्प लग रहा है। सोचिए कोई शेफ रसोई में एक नया और जटिल व्यंजन बना रहा है। बिना टेस्ट किए एक साथ सारे मसाले डालकर पूरा 5 कोर्स का भोजन बना देना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। हाँ बिल्कुल, खाना तो खराब ही होगा। अगर अंत में स्वाद खराब हुआ तो पता ही नहीं चलेगा कि किस मसाले ने खेल बिगाड़ा। हाँ, सही तरीका क्या है? थोड़ा सा मसाला डालें, फिर उसे चखें कि स्वाद कैसा है। बिल्कुल, और अगर सही है तो फिर अगला कदम उठाएं। स्पार्कल में भी यही नियम लागू होता है। मतलब क्वेरी को भी थोड़ा थोड़ा करके बनाना चाहिए। हाँ, एकदम से 50 लाइनों की एक विशाल क्वेरी लिखने के बजाय पहले एक सबसे सरल ट्रिपल पैटर्न लिखें, उसका परिणाम चखें, मतलब देखें कि क्या सही डेटा आ रहा है, फिर उसमें एक फिल्टर जोड़ें, फिर उसे रन करें। एकदम सही। इस तरह कदम दर कदम आगे बढ़ने से आप हर स्तर पर नियंत्रण रखते हैं और डीबगिंग बहुत आसान हो जाती है। ये बहुत ही काम की सलाह है। इसके अलावा कोड को साफ रखने के लिए प्रीफिक्स का उपयोग करना चाहिए ताकि लंबे यूआरआईज बार-बार न लिखने पड़े, और जटिल लॉजिक को समझाने के लिए कोड में कमेंट्स जरूर जोड़ने चाहिए। ये सभी तकनीकें तब बहुत काम आती हैं जब सारा डेटा हमारे अपने सिस्टम या एक ही ऑन्टोलॉजी में हो। लेकिन असल दुनिया में डेटा अक्सर अलग-अलग सर्वरों या अलग-अलग देशों में बिखरा होता है। हाँ, इंटरनेट का तो पूरा ढांचा ही ऐसा है। यहीं पर फेडरेटेड क्वेरीज का कॉन्सेप्ट आता है, यानी एक ही स्पार्कल क्वेरी से अलग-अलग जगह रखे आरडीएफ डेटाबेस को एक साथ खोजना। लेकिन क्या प्रोटोजे इस काम को मूल रूप से सपोर्ट करता है? नहीं, प्रोटेजे के मूल स्पार्कल प्लगइन में फेडरेटेड क्वेरीज का समर्थन नहीं है। तो ये भी उस रीड ओनली वाले फीचर की तरह है? मतलब ये भी कोई तकनीकी सीमा नहीं बल्कि डिजाइन चॉइस है? बिल्कुल, आपने सही पकड़ा। प्रोटेजे को मुख्य रूप से स्थानीय स्तर पर ऑन्टोलॉजी को डिजाइन करने, उसका परीक्षण करने और उसे रिफाइन करने के लिए बनाया गया है। अच्छा, यह कोई एंटरप्राइज लेवल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस इंजन नहीं है। अगर आपको एक साथ कई दूरस्थ स्पार्कल एंडपॉइंट्स पर फेडरेटेड क्वेरी चलानी है तो आपको बाहरी इंजन्स का उपयोग करना होगा, जैसे कि अपाचे जीना या ग्राफडीबी। हाँ, ग्राफडीबी, अपाचे जेना या वर्चुओसो जैसे टूल्स। आप प्रोटेजे में अपना लॉजिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं और फिर डेटा को स्केल करने के लिए इन बाहरी टूल्स पर ले जाते हैं। तो प्रोटेजे वो लैब है जहां प्रयोग करते हैं और बाहरी एंड पॉइंट्स वो फैक्ट्री हैं जहां वास्तविक उत्पादन करते हैं। बहुत खूब, ये एकदम सटीक तुलना है। तो अब समय आ गया है कि हम आज की इस पूरी गहन चर्चा के मुख्य धागों को एक साथ समेटें। हाँ, हमने काफी तकनीकी गहराई तक बात की है। हमने शुरुआत की थी एक ऐसे डेटाबेस की कल्पना से जो सिर्फ जानकारी स्टोर नहीं करता बल्कि उसे समझता है। हमने देखा कि कैसे प्रोटेज और आरडीएफ मिलकर डेटा के बीच के उस जटिल पारिवारिक पेड़ या ग्राफ को बनाते हैं। और फिर हमने समझा कि स्पार्कल का ट्रिपल पैटर्न मैचिंग अपनी सादगी के बावजूद उस विशाल ग्राफ को नेविगेट करने का सबसे तेज और सटीक तरीका है। और हमने उन चुनौतियों पर भी बात की जो इस स्तर की कंप्यूटिंग के साथ आती हैं, चाहे वो प्रदर्शन का अनुकूलन हो, इंक्रीमेंटल टेस्टिंग हो या फिर ये समझना हो कि क्यों कुछ ऑपरेशंस को सुरक्षा के लिहाज से अलग रखा गया है। ये पूरी तकनीक इस बात का प्रमाण है कि हम केवल कीवर्ड आधारित खोज से बहुत आगे निकल चुके हैं। अब हम अर्थ आधारित खोज यानी मीनिंग बेस्ड सर्च की दुनिया में हैं। और इसी अर्थ आधारित दुनिया से जुड़ा एक अंतिम विचार मैं यहाँ रखना चाहूँगा। हमने चर्चा के दौरान बात की थी कि प्रोटेजे का रीजनिंग इंजन मौजूदा डेटा से नए ज्ञान का अनुमान लगा सकता है। हाँ, वो बिना स्पष्ट निर्देश के खुद निष्कर्ष निकालता है। ये एक ऐसा पॉइंट है जो मुझे सच में बहुत रोमांचित करता है।
ये सिमेंटिक वेब की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो जरा सोचिए, आज के समय में जब हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स और एआई की बात कर रहे हैं, जो प्रायिकता के आधार पर काम करते हैं, हाँ, जो प्रोबेबिलिटी पर चलते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे पास सेमांटिक वेब की ये दुनिया है, जो पूर्ण तार्किक सत्य पर आधारित है। क्या भविष्य में हम कोई ऐसी ऑन्टोलॉजी देख सकते हैं जो इतनी विशाल और जटिल हो कि जब हम स्पार्कल के माध्यम से कोई ऐसा सवाल पूछें जिसका जवाब किसी इंसान ने कभी उस सिस्टम में फीड ही ना किया हो, अच्छा। फिर भी वो सिस्टम अरबों डेटा पॉइंट्स के आपसी संबंधों को समझकर खुद ब खुद एक बिल्कुल नया सच खोज निकाले? क्या हम सिर्फ डेटाबेस नहीं, बल्कि सोचने वाले, तर्क करने वाले और निष्कर्ष निकालने वाले डिजिटल दिमाग तैयार कर रहे हैं? ये एक बेहद गहरा विचार है। अगर हम आधुनिक एआई को सिमेंटिक वेब की इस तार्किक शक्ति के साथ जोड़ दें, तो हम सच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आर्टिफिशियल विजडम की ओर कदम बढ़ा रहे होंगे। आर्टिफिशियल विजडम, कृत्रिम ज्ञान। जी हाँ, जब मशीनें केवल पैटर्न नहीं पहचानेंगी, बल्कि उन पैटर्न्स के पीछे के तर्क को भी समझेंगी, तब वैज्ञानिक खोजों की गति की कल्पना करना भी मुश्किल है। और इसी रोमांचक और विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सिमेंटिक वेब, प्रोटेजे और स्पार्कल की ये दुनिया हमें बताती है कि भविष्य केवल डेटा इकट्ठा करने का नहीं है, बल्कि उस डेटा के बीच के अदृश्य धागों को खोजने का है। बिल्कुल सही कहा। हमारे साथ इस तकनीकी यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए, नए सवाल पूछते रहिए और ये सोचना कभी मत छोड़िए कि आज का डेटा कल कौन सा नया सच सामने ला सकता है। जल्द ही मिलते हैं एक नए विषय के साथ।